माइक ऑन हो जाएगा? माइक Hello everyone, good morning. Hi, this is Sakshi and I'm welcoming you to the official YouTube channel of Chandigarh Career Groups. Okay, आज से हम PYQs की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आज हम CDS के 2026 के अप्रैल 1 पेपर को डिस्कस करेंगे. ओके, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. ओके, चलो. चलो 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 ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. Which of the following statement qualitatively explain the second law of motion? Okay, so सबसे पहली बात है कि हमें सेकेंड लॉ के बारे में पता होना चाहिए, राइट? अगर आपको याद हो तो सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है कि अप्लाइड फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या किसके इक्वल होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, राइट? तो हम उसे कैसे लिखते हैं? F is equals to dp by dt, राइट? ओके, तो यही होना चाहिए. अब हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की. द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द अप्लाइड फोर्स. ओके, इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स बेसिकली. बट ऐसा तो नहीं होता है. जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है? टॉर्क के. तभी तो हम ये लिख पाते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू dl by dt, राइट? तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया, राइट? सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. जबकि हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताती है? वेलोसिटी के बारे में, राइट? तो ये भी हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया है. चलो, अब थर्ड बात करते हैं हमारी. रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन of a body is directly proportional to the applied force, but rate of change of acceleration तो हमें jerk के बारे में बताती है, right? ये हमें किसके बारे में बताती है? ये हमें jerk के बारे में बताती है. तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया हमारे पास. ओके, अब बात करते हैं लास्ट की. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स. इसका मतलब हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? डी. ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं. अब वेट प्लेस कर लेते हैं इसे. ओके, चलो अब बात करते हैं एक्स-रे बीम कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय. सबसे पहली बात, एक्स रेज हमारे पास होती क्या है? एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंडर आती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. अब आपके मन में डाउट होगा कि मैम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिसमें हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, राइट? मीडियम माने तो जैसे कि एयर, वाटर, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इसका मतलब वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर पाती हैं, राइट? तो अब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, अब आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत सारे फोटोन्स होते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बहुत सारे फोटोन्स होते हैं. फोटोन्स मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी. कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. ओके, समझ में आया आपको? ठीक है. तो अब बात करते हैं कि जो फोटोन्स होते हैं, और ये जो फोटोन्स होते हैं हमारे पास, इनके पास ना ही कोई चार्ज होता है, नो चार्ज, ठीक है? और ना ही इनके पास कोई रेस्ट मास होता है, ठीक है? रेस्ट, सॉरी, इट शुड बी रेस्ट मास. ओके, तो अब बात करते हैं जब रेस्ट मास नहीं होता है तो फिर अब वो कैसे होंगे? ऑप्शंस में देख लेते हैं. क्या एक्स रे बीम जो है वो डिफ्लेक्ट कर पाएगी?
इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स किस पे डिफ्लेक्ट करती हैं? जब हमारे पास चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, राइट। तो हमारे पास ये ऑप्शन फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया है, ठीक है जी। अब सेकंड बात करते हैं अ मैग्नेटिक फील्ड से। अब मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ देखी जाती है या कहाँ पाई जाती है? जब हमारे पास जो चार्जेस होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये भी नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन बोला गया है कि दोनों, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दोनों। तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? नाइदर एन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। वेरी गुड, यस मानस, राइट, ओके। चलो अब आगे बात करते हैं। मैंने मेंशन किया गया है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा ऑप्टिक्स से है। एक सेकेंड, ओके, चलो अगला टॉपिक क्वेश्चन चलते हैं बेसिकली। चलो, an object is placed at a distance of 15 centimeter in front of a concave mirror with a radius of curvature of 20 centimeter. Which one of the following statement is correct for the image formed? ठीक है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ओके, चलो अब बात करते हैं सबसे पहले तो कॉन्केव मिरर की, राइट। अच्छा, अब कॉन्केव मिरर की क्या साइन कन्वेंशंस होती हैं? सबसे पहली बात तो ये हमें क्या दे रखा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या है हमारे पास? यू 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर है ये हमारे पास। अब बात करते हैं 15 सेंटीमीटर की। अब ये क्या पॉजिटिव में आएगा या ये नेगेटिव में आएगा? अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि कॉन्केव मिरर में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव में आता है। क्यों आता है नेगेटिव में? क्योंकि जब हमारे पास, मान लो ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा है, ऑब्वियस लाइट जो है वो इस मिरर पर रिफ्लेक्ट कर रही है बेसिकली, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट्स या कोई भी चीज जो उस रिफ्लेक्शन के ऑपोजिट साइड में पड़ी रहती हैं उन्हें हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है जी, उन्हें हम नेगेटिव लेते हैं। ओके, यू हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास नेगेटिव 15 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है? r इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? फोकल लेंथ। तो हमारी फोकल लेंथ क्या आ गई हमारे पास? f इज इक्वल्स टू 1/r। ओके, सो हमारे पास, सॉरी, ठीक है, तो हमारी फोकल लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर? 10, बट वो हमारे पास क्या आती है? नेगेटिव, ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। दोनों चीजें हमारी यहाँ पर क्या आती हैं? नेगेटिव आती हैं। अब आप मुझे जरा बताइए कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा? 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, राइट। यही आना चाहिए। हमारे पास f क्या है? नेगेटिव 1/10 और u हमारे पास क्या है यहाँ पर? नेगेटिव 15, राइट, प्लस 1/v, यही आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं इस चीज की। तो हमारे पास v क्या आ जाएगा? 1/v विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव 1/10 प्लस 1/15, राइट। ओके, तो अब इसका हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? मे बी 30, राइट। ओके, तो ये हमारे पास कितना आ गया हमारा? 3 - 2, सॉरी +2, राइट। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया? -1/30। दिस वॉज द 1/v, राइट। बट हमें क्या चाहिए? v चाहिए, तो -30 आ गया। ओके, -30 आ गया हमारा आंसर। अब जो जिस आंसर में 30 है वो तो आंसर आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास 30 है, सेकेंड ऑप्शन में भी हमारे पास 30 है, थर्ड ऑप्शन में 60 है और फोर्थ ऑप्शन में भी 60 है।
ठीक है, बट अब ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ तो गलत ही हो गए, डायरेक्ट राइट। तो अब ए और बी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको ये बोला था यू कि वो अगर फ्रंट में जो चीज ली जाती है, फ्रंट में जो चीज लाइक लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज ली जाती है वो हम नेगेटिव साइड में नेगेटिव लेते हैं, राइट। अब अगर ये भी नेगेटिव में आ रहा है तो ऑब्वियसली हमारी जो इमेज बन रही है वो फ्रंट में बन रही है। किसके फ्रंट में? मिरर के फ्रंट में। ओके, ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड इमेज बन रही है, ठीक है। इसलिए हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन चलो चलो चलो, एक सेकेंड। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज करेक्ट, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखिए आप, द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज। बट मैम उसके लिए तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले R इज इक्वल्स टू रो एल बाय, ये फॉर्मूला होता है, राइट। अब वो पूछ किसके बारे में रहा है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के बारे में। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर रेजिस्टिविटी की बात हो रही है, ठीक है। अब अगर मुझे रेजिस्टेंस पूछा गया होता तो मैं डायरेक्ट बता देती कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड कर रहा है, बट यहाँ बात किसकी हो रही है? रो की। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रो होता है या रेजिस्टिविटी होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है। जो हमारी रो होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, राइट। और वो दो चीजें कौन सी हैं हमारे पास? बताइए मुझे। एक तो हमारी क्या होती है? नेचर, मटेरियल का नेचर, और एक टेम्परेचर, ठीक है। अब ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करनी चाहिए। अब हम ऑप्शंस में पढ़ते हैं कि क्या ऐसा कुछ दे रखा है हमें, ठीक है। Now, the resistivity of the right, yes, अंश शर्मा, yes, okay. तब देखते हैं कि the resistivity of the conductor increases if the length of the wire is increased. ये तो नहीं होगा क्योंकि मैंने तो बोला कि वो नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मैं लिख भी देती हूँ आप लोगों के लिए, नेचर एंड टेम्परेचर, ठीक है, दोनों चीजों पर डिपेंड करती है, समझे? ओके, तो यहां पर फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। सेकंड की बात करते हैं, द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड। फिर वही बात है, आप कुछ भी इंक्रीज करते जाओ, कुछ भी इंक्रीज करते जाओ, रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड बात करते हैं, द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज अनचेंज्ड, ठीक है। अब एक और बात, the resistivity of the conductor increases if the cross sectional area of the wire is increased। मैं वही बात फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप कुछ भी चेंज करते जाओ, जो बात सेम है वो सेम ही रहेगी, इसीलिए ये भी रॉन्ग होगा। हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, डी ऑप्शन। क्यों राइट होगा बच्चों? मैं बात कर रही हूं बेटा, द वायर इज चेंज्ड। अगर आप कुछ भी चेंज कर रहे हो, नहीं, क्यों आप लोग डी क्यों चेंज कर रहे हो? द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इंक्रीज्ड। हाँ, तो हमारे पास तो सी नहीं होना चाहिए, हमारे पास डी क्यों होगा? सेम रहनी चाहिए, रेजिस्टिविटी सेम रहनी चाहिए इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंज्ड। यहां पर सब कुछ इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज बता रहे हैं, मैंने तो बोला कि डिक्रीज होगी नहीं,
इंक्रीज डिक्रीज तो होगी ही नहीं, मैं बोल रही हूँ कि सेम रहेगी। तो यहाँ पर अगर आप लेंथ चेंज कर रहे हो, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, तो सी ऑप्शन होना चाहिए, है ना, सी ऑप्शन होना चाहिए ना, तो इसीलिए सी ऑप्शन राइट है। ओके, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते, चलो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। हाँ ठीक है, हाँ रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट, राइट, ओके चलो कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सेल्स इज करेक्ट। चलो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप मुझे अपने आंसर्स प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्या आंसर्स है आपके, पढ़िए और साथ साथ के आंसर्स कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सेल्स इज करेक्ट, ठीक है। सबसे पहली बात दीजिए, जल्दी दीजिए आंसर्स, अभी किसी का भी आंसर नहीं आया है। दीजिए जल्दी दीजिए आंसर। ए, ओके मानस कह रहे हैं मैम ए, ओके सॉरी लीजिए लीजिए, साइड हो गए। दीजिए आंसर जल्दी, सिर्फ एक मानस ने आंसर दिया है, चलिए कोई बात नहीं, आइए डिस्कस करते हैं। Which one of the following statements related to electric cell is correct? सबसे पहली बात, a primary cell is rechargeable। आपको पता है कि प्राइमरी सेल कौन सा होता है? प्राइमरी सेल्स वो होते हैं जो वन टाइम यूज होते हैं। अब उनका एग्जाम्पल कौन सा है? आपके घरों में जो टीवी के रिमोट्स हैं वो वन टाइम यूज के लिए हैं, जब उनके अंदर जो केमिकल्स हैं वो हम फुली यूज कर लेते हैं, तब हम उनको दोबारा से रिचार्ज नहीं कर पाते हैं, राइट। तो इसीलिए हमारे पास जो प्राइमरी चार्जेस होते हैं, सॉरी प्राइमरी सेल्स जो होते हैं वो रिचार्जेबल नहीं होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेल्स कैन बी यूज्ड ओनली वन, नहीं, अगर प्राइमरी अनरिचार्जेबल है तो सेकेंडरी चार्जेबल कैसे हो सकता है, मतलब अनरिचार्जेबल कैसे हो सकता है, सॉरी, ओके। तो सेकेंडरी सेल्स वो होते हैं जिन्हें हम बार बार चार्ज कर पाते हैं। अब बार बार चार्ज करने के बाद कौन सी हो गया, बैटरीज, कार की बैटरीज जो होंगी उनको हम रिचार्ज कर लेते हैं ना, तो वो जो चीज होती है, फोन की बैटरीज भी, राइट, तो वो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। द ईएमएफ ऑफ अ बैटरी इज द पावर प्रोवाइडेड बाय द बैटरी पर यूनिट करंट, ओके। अब आप मुझे ये बताइए कि ईएमएफ क्या होती है। अगर आपको याद हो तो ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट, यही होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज रहता है, या हाँ करंट पर यूनिट करंट या चार्ज, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास ईएमएफ, तो यहां पर उन्होंने पावर के बारे में दे दिया, तो ये भी हमारा रॉन्ग है, जबकि हमने तो बोला वो वर्क डन है, तो इसीलिए हमारा थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग है। लास्ट बात करते हैं, यूनिट ऑफ ईएमएफ इज जाउल। अब आप मुझे बताइए कि ईएमएफ हमारे पास क्या होना चाहिए, जाउल तो नहीं होना चाहिए, वोल्ट होता है, तो इसमें से कोई भी आंसर आपका राइट नहीं है, ओके। इस क्वेश्चन में एरर है, जिसके चारों के चारों ऑप्शंस जो हैं वो रॉन्ग है। ईएमएफ का यूनिट जाउल होता है कि वोल्ट होता है? अंश शर्मा, अंश, क्या होता है ईएमएफ का यूनिट? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, चलो, वोल्ट होता है ना, तो इसीलिए वहां पर तो हमें जाउल लिखा गया है, तो इट मींस इस क्वेश्चन में एरर था, ओके। चलो आगे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर above the ground with a speed of 10 meter per second. The time at which the object will hit the ground is. सबसे पहली बात, मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करती हूँ, मैं देखती हूँ कि क्वेश्चंस में मुझे दे क्या, कौन सी चीज रखी है। अगर हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट इज लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर, तो हमारे पास एस
और h हमारे पास क्या हो गया 45 मीटर, राइट, above the ground with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। यही हुआ हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि टाइम एट विच हमारे पास एक वेलोसिटी दे रखी है। ओके, सो एट हमारे पास एक स्पीड दे रखी है बेसिकली। ओके, द टाइम एट विच द ऑब्जेक्ट विल हिट द ग्राउंड इज, हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। बट अब एक बात मुझे ये बताइए कि ऑब्जेक्ट इज लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया गया है, तो हमारे पास यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गई। क्या होगी हमारे पास यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो हमारे पास u क्या आएगा यहाँ, तो मैम यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड का कोई काम नहीं है, फिलहाल के लिए कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हम मैम कौन सी यूज करते हैं, चलो बात करते हैं। अब आउट ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन अगर आप मुझे बता पाओ तो मेरे पास कौन सी चीज के, कौन सा मेरे पास परफेक्टली एक सूटेबल है इसके लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट, सेकेंड इक्वेशन। तो वो सेकेंड इक्वेशन कौन सी होती है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, राइट, आपको g ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, तो ये तो हमारा s क्या है हमारे पास 45, राइट, यहाँ पर ut क्या है हमारा 0 प्लस हाफ क्या है हमारे पास, दिस इज 10, दिस इज t का स्क्वायर, राइट। तो 45 टाइम्स यहाँ पर 2 डिवाइड में 10 और यहाँ t स्क्वायर, ओके, यहाँ पर बस क्या आ गया 5, ये आ गया 9, ओके, तो t स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 9 और t क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर 3 सेकेंड, राइट, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ओके जी, समझ में आ गया सबको, यस, अंश ने आंसर दिया है, जीत जोशी ने आंसर दिया है। ओके बच्चे, आइए मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, बच्चा एक बोल रहा है कि मैम रिपीट कीजिए। देखो बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर अबव द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आप देखो कि हॉरिजॉन्टली आप छत पर खड़े थे और आपने नीचे एक कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो आपने बॉल फेंक दी नीचे, ठीक है, बॉल फेंकी नीचे, तो वहां पर हमारा u तो जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया, ठीक है। अब जिस स्पीड से वो नीचे जा रही है वो वेलोसिटी या वो स्पीड हमारी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। हमें यहाँ पर बात तो स्पीड की करनी ही नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, यहाँ पे हमें टाइम चाहिए कि वो जब उसने हिट किया, बॉल ने कहां पर, ग्राउंड पे हिट किया, राइट। तो उसके लिए हमारे पास g उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करूंगी तो मेरे पास s तो है ही नहीं वहां, राइट, मेरे पास वहां पर s तो है ही नहीं, और मैं सेकंड इक्वेशन की बात करती हूँ, इसीलिए मैंने सेकंड इक्वेशन को यूज करना इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि मेरे पास हाइट दे रखी है उधर, राइट। ओके, थर्ड इक्वेशन में हमारे पास टाइम नहीं होता है, राइट, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, सेकेंड इक्वेशन का यूज किया है, क्योंकि मेरे पास थर्ड मैंने इसीलिए नहीं यूज किया क्योंकि बेटा ओके, तो कौन सा थर्ड मैंने इसीलिए नहीं यूज किया क्योंकि मुझे टाइम निकालना है, थर्ड में टाइम नहीं होता है, इसीलिए मेरे पास जो टाइम आया वो 3 सेकेंड्स आया। ओके, ठीक है, चलो, आई होप अब आपको समझ में आ गया हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Consider the following statements regarding waves. If the particle of the medium move along the direction of the motion of the wave is called the longitudinal wave, right? Longitudinal wave होती है जब हम along the you can say direction move करते हैं, then right, first option हमारे पास right है। If the particles of the medium move perpendicular to the direction of motion of wave, the wave is called transverse wave, right? उसमें क्या होता है हमारे पास, ट्रांसफर, अप एंड डाउन मूव करते हैं वो, राइट, परपेंडिकुलरली मूव करते हैं। जब परपेंडिकुलरली होते हैं उन वेव्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो इसका मतलब तो ये भी हमारे पास सही है। अब थर्ड है, ट्रांसवर्स वेव में इन्वॉल्व चेंज इन द शेप ऑफ मीडियम, मीडियम में चेंज करता है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, राइट, whereas longitudinal waves only change in the density of the medium.
ओके तो यहाँ पर जब ट्रांसवर्स वेव होती है तब हमारे पास सिर्फ शेप में चेंज रहता है। ओके जब हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है तब यहाँ पर डेंसिटी भी चेंज होती है। ओके सो हमारे तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। ओके तो हमारे पास कौन सा राइट ऑप्शन आएगा? लास्ट ऑप्शन 1, 2 and 3। ओके ये थे हमारे सीडीएस के कुछ क्वेश्चंस। ओके अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।